everyone, welcome to the YouTube channel of Legal Edge Top Rankers. This is Surbhi Bhatia and इस सेशन में मैं आपके लिए लाई हूँ important judgments in that is important in current legal knowledge. So consortium पिछले कुछ पेपर्स देखें तो इम्पोर्टेंट बिल्स, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, इन सब से रिलेटेड पैसेजेस पूछ लेता है। अब इस साल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं जो रेलेवेंट हैं हमारे क्लैट के पर्सपेक्टिव से भी। तो देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं एंड लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविजंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं पैसेज में मिल सकते हैं एंड उस पॉइंट पे हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम पहले ही इससे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो इन दिस सेशन हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक 25 ईयर ओल्ड डिसीजन जो है वो ओवर रूल किया और अब ये कहा कि एमपीज एंड एमएलए के पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है अगर वो ब्राइब लेते हैं वोट करने के लिए। तो पूरे मामले को समझेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड केस क्या था, ईवीएम वीवीपैट केस क्या था, सिंस इलेक्शन ईयर था, जनरल इलेक्शंस भी हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, कुछ स्टेट्स के लिए असेंबली इलेक्शंस ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। प्रिवेसी ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे कोई अगर इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है तो उन कैंडिडेट्स का प्रिवेसी कितना मैटर करता है, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। द लैंडमार्क डिसीजंस, सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन, अ लैंडमार्क स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया एंड अल्टीमेटली एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहां पर आर्टिकल 21 के एम्बिट को उन्होंने और ज्यादा वाइडन अप किया। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला है कि एमपीज एंड एमएलए अगर वोटिंग के लिए ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, तो क्या उनको सजा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर ऑलरेडी 1998 का एक केस था, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। अब यहां पर हुआ ये था कि जिस पर्सन ने ब्राइब ली थी वोट करने के लिए वो पर्सन एब्सेंट था, मतलब उस दिन वो आया ही नहीं था। तो अब यहां कोर्ट में पहुंचा मामला कि भाई ब्राइब ली गई है, पर यहां पे अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 194 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही आर्टिकल्स एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिवली को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब उन्हें पूरी तरीके से इम्यून रखा जाता है, पूरी तरीके से उन्हें अलग रखा जाता है कि इनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर वो पार्लियामेंट में कुछ भी कहते हैं या फिर कोई भी स्पीच दे रहे हैं या फिर किसी को भी वोट कर रहे हैं इससे। तो यहां पे कोर्ट ने 1998 में बाय 3-2 मेजोरिटी ये डिसाइड किया था कि वो फुल इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो कुछ भी कहें या फिर कुछ भी वोट करें इवन आफ्टर टेकिंग ब्राइब इन एनी मैनर, क्योंकि उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेमेडी प्रोवाइडेड है। अब ऐसा ही एक मामला पहुंचा सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एंड अब कोर्ट ने ये माना कि ये 3-2 मेजोरिटी से ही डिसाइड हुआ था, मतलब बहुत ही क्लोज कॉल था एंड ये एक ऐसा मैटर है जो कहीं ना कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम उन्हें कंप्लीटली इम्यून रख रहे हैं फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी तो कहीं हम करप्शन इन पॉलिटिक्स को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पूरे मामले को सुनने की बात की। अब कौन कौन से प्रोविजंस यहां पर इंक्लूडेड है, एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 फॉर एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिवली। तो ये प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी मेंबर, चाहे वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का हो, पार्लियामेंट का हो, वो लायबल नहीं माना जाएगा फॉर एनी प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, चाहे वो कुछ भी कहें या फिर वो कुछ किसी के लिए भी वोट दे गिवन बाय हिम इन लेजिस्लेचर और एनी कमिटी, और
ऐसा पर्सन लाइबल नहीं होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ हाउस, किसी पब्लिकेशन के लिए भी वो लाइबल नहीं होंगे। तो इसी प्रोविजन के एक बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन 1998 में हुआ और कोर्ट ने बोला कि आप कंप्लीटली इम्यून हो, कि अगर आप ब्राइब लेके भी वोट कर रहे हो इट इज ओके। आप ब्राइब लेके जिस पार्टी के आप हो, आप ऑपोजिट पार्टी को वोट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग अलाउड है। आपके अकॉर्डिंग क्या ये अलाउड होना चाहिए? क्या ये चीज सही है? मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली ये चीज सही नहीं है। कोर्ट्स ने भी यही बोला। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि ये पर इंक्यूरियम था, मतलब यहां पर लॉ और फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया था प्रॉपरली। अब यहां पर जो प्रेजेंट मामला था, जो सीता सोरेन वाला केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसमें हुआ ये था कि जो जिस पर्सन ने ब्राइब ली, उसने ब्राइब तो ले ली ऑपोजिशन पार्टी से कि अच्छा अच्छा हम आपके लिए वोट कर देंगे राज्यसभा वाले इलेक्शंस में, बट उन्होंने वोट किया अपनी ही पार्टी को। तो यहाँ पे मामला ये हुआ कि ब्राइब लेके दूसरी पार्टी के लिए वोट करना, क्या ये चीज सही है? तो कोर्ट ने अल्टीमेटली यही बोला कि देयर वुड बी नो इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लेजिस्लेशन फॉर टेकिंग ब्राइब्स टू वोट इन पार्लियामेंट। अब आप चाहे एब्सेंट रहो, अब आप चाहे फेवर में वोट करो, चाहे अगेंस्ट वोट करो, ब्राइबरी, टेकिंग ब्राइब फॉर वोट्स अपने आप में ही एक ऑफेंस है और इसे आप क्रिमिनल लेजिस्लेशन से नहीं बच सकते हो सिर्फ आर्टिकल 104 और आर्टिकल 194 को यूज करके। अब यहां पर कोर्ट ने क्या क्या रीजन प्रोवाइड किए? कोर्ट ने बोला कि जो पर्पस है इस प्रोविजन का वो ये था कि कोई भी एमपी या एमएलए बिना किसी डर के वोट कर पाए, कि उसको ये डर ना हो कि उसके अगेंस्ट कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है इस किसी भी चीज से रिलेटेड, तो बिना किसी डर के कर पाए। इसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का बिल्कुल भी नहीं था कि वो कहीं से भी बढ़ावा दे टुवर्ड्स द वॉयलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ या फिर वो बढ़ावा दे करप्शन को। तो ऐसी किसी भी चीज का पर्पस नहीं था जिस वजह से यहां पर इम्यूनिटी देने से मना कर दिया अल्टीमेटली। एंड उन्होंने ये बोला कि अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी भी होती तो वो प्रोटेक्शन अगर आप ब्राइब लेने के अकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। एब्सेंट या अगर आप अलग से वोट कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट वोट कर रहे हैं, जिसके लिए ब्राइब ली उसी के ऑपोजिट वोट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। हाउएवर ये सिर्फ उन्होंने इस फैक्ट को कंसिडर करते हुए बोला। अल्टीमेटली तो उन्होंने यही बोला अगेन कि ब्राइब लेना अपने आप में ही एक ऑफेंस माना जाएगा, इसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, चाहे आप वोटिंग वाले दिन एब्सेंट है, चाहे आप फेवर में भी वोट करें, अगेंस्ट वोट करें, किसी भी तरीके से। अब इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था, ट्विन टेस्ट दिया गया। ट्विन टेस्ट क्या था कि जो प्रिविलेज है, मतलब अब यहां पर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में जो प्रिविलेज दिया गया, जो इम्यूनिटी दी गई, तो उसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होंगी। कौन कौन सी? पहली तो ये कि जो प्रिविलेज आप क्लेम कर रहे हो, जो इम्यूनिटी क्लेम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस से रिलेटेड है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी एज अ पार्लियामेंटेरियन या फिर एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उस ड्यूटी को फुलफिल करने में है, राइट। एंड दूसरी चीज, इट्स नेसेसिटी मस्ट बेयर अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद डिस्चार्ज ऑफ असेंशियल ड्यूटीज, कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप इम्यूनिटी ले रहे हो, वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगेन वो आपका जो रिलेशन है विद द ड्यूटीज उसके इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी थी। तो अल्टीमेटली यहां पे कोर्ट ने एक तरीके से यही बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है तो इसी वजह से ही होगा कि कहीं ना कहीं आप जो अपनी ड्यूटीज है वो बिना किसी डर के एंड प्रॉपरली फॉलो करो, इसलिए नहीं कि आप और क्रिमिनल ऑफेंसेस की तरफ आगे जाओ, राइट। अब कोर्ट ने और क्या क्या बोला? ब्राइबरी इज नॉट रेंडर्ड इम्यून अंडर आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 194, क्योंकि वो भी अपने आप में एक क्राइम होगा।
सेम प्रिंसिपल वुड बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्पीच, कि अगर आप स्पीच देने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पार्लियामेंट में रखने के लिए भी ब्राइब ले रहे हो, तो वो चीज के लिए भी इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड होगी। इट डज नॉट मैटर कि वोट जो कास्ट हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, एज वी जस्ट डिस्कस। एंड लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ब्राइब एक्सेप्ट करना कब माना जाएगा? ये तब माना जाएगा, इट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट, जैसे ही लेजिस्लेटर एक्सेप्ट कर लेता है ब्राइब। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर ली, उसी वक्त पे वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया और उनकी इम्यूनिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट हट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्राइब ले ली, वोटिंग डे तक वेट किया जाएगा, नहीं, एक्सेप्टिंग द ब्राइब इन इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा, क्योंकि इस बार अगेन इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर था, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो उसका एक जिस्ट हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ही ज्यादा, राइट? उसमें तो आप और ज्यादा एक्सपैंडेड वे में देख रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहां पर इलेक्शन कैंडिडेट्स का राइट टू प्रिवेसी अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे? बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक उनको एफिडेविट सबमिट करने होते हैं, जहां पर वो डिस्क्लोज करते हैं उनके मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, राइट? अब यहां पर अरुणाचल प्रदेश के जो एक एमएलए हैं, उन्होंने 3 व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनका जो नॉमिनेशन था उसको कैंसिल कर दिया, राइट? एंड इलेक्शंस ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब यहां पर रूल्स क्या क्या थे? एसेट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए इन एफिडेविट विद फॉर्म अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। अब जब इलेक्शंस हो गए, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए सेक्शन 123 में इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, फिर से इलेक्शंस कंडक्ट हुए, राइट? तो यहां पर इस एमएलए ने एक पिटिशन फाइल की इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑलराइट, सो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहां पर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहां पर एक कैंडिडेट की चॉइस है, राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 सबके लिए है। ठीक है, हम लोगों का एज वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन डेफिनेटली है। क्यों है? क्यों? ताकि हमें पता हो कि जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस वो पर्सन कर रहा है या नहीं। तो इन सब फैक्टर्स के लिए एक वोटर को वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था कि आपको एसेट्स जो भी है, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, डिस्क्लोज करने होंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी माना कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर के साथ साथ उस कैंडिडेट का भी राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू रिटेन हिज प्रिवेसी ऑन मैटर्स दैट वर ऑफ नो कंसर्न टू द वोटर्स। क्योंकि यहां पे जो 3 व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन रह गई थी ना, वो उनमें से 2 टू व्हीलर्स थे और एक गाड़ी थी। तो अगर वो नहीं भी इंफॉर्मेशन पहुंची वोटर्स तक, इट वॉज ऑफ नो कंसर्न। मतलब अगर किसी के लैंड है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो चीज अगर वोटर्स तक नहीं पहुंच रही है, हाँ, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। बट अगर 3 व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन वोटर तक नहीं पहुंची है, तो इस चीज का इन्फ्लुएंस वोटर्स पे तो नहीं आएगा। ठीक है, और उनका कंसर्न यहां पर नहीं इन्वॉल्व होता, उनके लिए इररेलेवेंट होता। ठीक है, जो सेक्शन 123 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राइट? अब नॉन डिस्क्लोजर वुड नॉट अमाउंट टू डिफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियल नेचर। ये सब्सटैंशियल नेचर का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, यहां पे डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं किया जा सकता है। नॉट लाइबल, अब कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि कोई भी पर्सन तब तक लाइबल नहीं होगा जब तक जो रिक्वेस्टिंग पार्टी है, मतलब जिसने भी ये बोला है कि इस पर्सन ने ये प्रॉपर्टी क्यों डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो पार्टी अगर ये प्रूफ ना कर दे जब तक कि उसके नॉन डिस्क्लोजर से कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता था चॉइस ऑफ वोटर्स,
राइट। अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं है जिससे इम्पैक्ट हो सकते हैं वोटर्स, वहां पर आप अपना राइट टू प्रिवेसी प्रिवेल नहीं कर सकते हैं। बट अगर कहीं पे जरूरत नहीं है, कहीं पे काम उसके बिना भी चल सकता है, तो वहां पर वो राइट टू प्रिवेसी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ वोटर्स एंड कैंडिडेट्स दोनों ही बैलेंस किए। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, there should be a reasonable classification, right? Article 19 1A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है। एंड आर्टिकल 21 अगेन जो राइट टू प्रिवेसी की बात करता है। तो इन तीनों आर्टिकल्स को बहुत ही प्यार से, अच्छे से बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस डिसीजन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसीजन, दैट इज ईवीएम वीवीपैट केस। तो यहां पर there was a case that was filed by Association of Democratic Reforms versus Election Commission of India। तो ADR एक एनजीओ है, इन्होंने ये केस फाइल किया। टाइम टू टाइम जो एक कंट्रोवर्सी आती है कि यार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मामला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में बार कोड लगाइए, ठीक है, पेपर स्लिप्स के साथ साथ फॉर पार्टीज, एंड बैलेट पेपर्स पे वापस जाने की बात को मना कर दिया गया, क्योंकि यहां पर एनजीओ ने ये पिटिशन लगाई थी कि हमें ईवीएम सिस्टम जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियली ये बोला जाता है कि हैक कर लेते हैं पार्टीज, या फिर मतलब प्रॉपर तरीके से यहां पर नहीं आ पाते हैं वोटिंग, तो वोट्स प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। तो अभी तक क्या सिस्टम है, दिस इज अ ईवीएम मशीन। तो यहां पर सिंबल्स होते हैं, द पर्सन हैज टू प्रेस अ बटन, ठीक है। जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं, इस वीवीपैट मशीन में वो वोट रिकॉर्ड जो भी होता है, उस पार्टी का सिंबल आता है एंड वो वोट रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहां पर जब वोट काउंट होते हैं, तो वोट्स की काउंटिंग के वक्त पर ईवीएम से तो वोट्स काउंट होते ही हैं, 5 बूथ्स में से वीवीपैट की जो स्लिप्स है वो भी क्रॉस चेक की जाती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पहले ये 1 से ही चेक की जाती थी, पर अब 5 से चेक की जाती है। अब कोर्ट मतलब इसके बाद भी ये एलिगेशंस आए कि छेड़छाड़ हो रही है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, वापस बैलेट पेपर्स पे जाते हैं। कोर्ट ने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया एंड 100% ईवीएम वीवीपैट भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने 2 चॉइसेस दिए थे, या तो एक काम करो पूरा बैलेट पेपर कर दो, कोर्ट ने बोला नहीं। उन्होंने बोला एक काम करो, ईवीएम तो है ही, 5 बूथ की जगह 100% वीवीपैट से क्रॉस चेक करो। तो कोर्ट ने बोला ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेगा एंड इस कंटेंशन को भी, इस सजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर petition filed to allow 100% VVPAT check or move back to ballot paper or allow voters to verify their vote and put this in a ballot, ठीक है। हाँ, एक और सजेशन भी आया था। वो सजेशन ये था कि जैसे ही ईवीएम पे वोट होगा, वोट रजिस्टर होगा वीवीपैट में, वीवीपैट से स्लिप निकलेगी और वो स्लिप को बैलेट बॉक्स में डाल लेंगे। तो जब वोट्स की काउंटिंग होगी, तब बैलेट बॉक्स और ईवीएम के वोट्स को मैच कर लिया जाएगा। तो अगेन कोर्ट ने बोला कि ये तो बहुत ही ज्यादा टिडियस काम हो जाएगा एंड हेरा फेरी तो यहां भी हो सकती है। एट द सेम टाइम रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिले होंगे, राइट, बहुत सारे रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट लगेगा। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही सजेशंस को रिजेक्ट कर दिया। करंटली रैंडम किन्हीं 5 बूथ की वीवीपैट स्लिप्स क्रॉस चेक होती है विद द वोट्स जो रजिस्टर्ड है। पहले सिर्फ एक बूथ था, पर यहां पर एक केस हुआ था जिसके बाद 1 से 5 कर दिया था। एंड सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ये पेपर ट्रेल है, जो ये वीवीपैट वाली चीज है, ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फ्री और फेयर इलेक्शंस तो वैसे ही हमारे कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वीवीपैट एंड ईवीएम आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए, लेट्स सी दो सजेशंस।
सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया, ये बात मानी कि वोटर्स के मन में एक डिसबिलीफ तो आ चुका है रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस। तो बहुत से वोटर्स, मतलब अभी जनरल इलेक्शंस भी हुए, तो अब बहुत से वोटर्स ये चीज मानते हैं कि भाई हम वोट किसी को करते हैं पर हमारा वोट प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या फिर एनी पार्टी दैट इज नॉट विनिंग, वो टाइम टू टाइम ये एलिगेशन लगाते रहते हैं कि इतने वोट्स जो एक्चुअली जो विनिंग पार्टी है उसको मिले, वो रजिस्टर नहीं हुए थे, वो सब फेक वोट्स है। तो यहाँ पे इन टाइम टू टाइम एलिगेशंस और वोटर्स के डिसबिलीफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि आपको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ सजेशंस यहाँ भी दिए, जैसे सिंबल लोडिंग यूनिट्स। सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील एंड स्टोर करके, सिंबल लोडिंग यूनिट्स क्या है कि वीवीपैट्स में सिंबल दिखता है, राइट? जो भी जिस भी पार्टी को आप वोट करते हो इलेक्शन ईवीएम में, उसका सिंबल दिखता है इन द वीवीपैट मशीन। तो वहां पे वो जो यूनिट्स हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट्स जिसे एसएलयूज बोला जाता है, आप उनको ईवीएम्स के साथ ही 45 दिन पहले ही सील कर दो कि कहीं भी वो जो मिसयूज का चांस है वो चीज ना हो पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहां पर बोला कि जो भी सेकंड या थर्ड पोजीशन पर कैंडिडेट्स हैं, वो रिव्यू ऑफ वोट काउंटिंग मांग सकते हैं विद इन 7 days ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, पर सिर्फ सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले। एंड ये प्रोविजन अभी हरियाणा के इलेक्शंस में यूज भी हुआ था कि यहां पर उन्होंने रिव्यू मांगा था कि आप फिर से एक बार वोटिंग कीजिए, ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स कास्ट यूजिंग ईवीएम्स विद वीवीपैट, ठीक है, यहां पर प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट सजेशन आया, दैट इज सजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर वोट काउंटिंग द पेपर स्लिप्स, और सिंबल की जगह पर अब बार कोड होना चाहिए। तो बार कोड भी होगा तो यहां पर मिसयूज के एंड वो छेड़छाड़ के जो है एलिगेशन है, उस चीज पे कंट्रोल ला सकते हैं, जो छेड़छाड़ के तरीके हैं उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने चीजें तो रिकॉग्नाइज की, पर यहां पर उन्होंने बोला कि हम बैलेट पेपर्स की तरफ क्यों जाएं व्हेन वी आर ऑलरेडी अ वे अहेड बाय यूजिंग ईवीएम्स, उनको ही बेटर करना चाहिए, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सजेस्ट किए। मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स केस, अगेन अ लैंडमार्क डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहां पे डेमोक्रेसी, इन सब के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया सुप्रीम कोर्ट ने। सो हियर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे फेमसली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स केस कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और जो भी इसने रेलेवेंट अमेंडमेंट्स किए थे फाइनेंस एक्ट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू, कंपनीज एक्ट में जो भी चेंजेस किए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो भी चेंज किए थे, इन सारे चेंजेस को भी उन्होंने बोला दे वुड बी स्ट्रक डाउन, मतलब इनका अब कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम वापस से हो जाएगा, राइट? अब था क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की थी बाय एनडीए पार्टी। अब यहां पर 2016 में इस स्कीम को थ्रू फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एंड ये बोला गया कि कोई भी पर्सन अगर डोनेट करना चाहता है टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो यहां पर वो पर्सन एसबीआई से बॉन्ड्स की तरह ले सकता है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कहा जाएगा। एंड यहाँ पे इन द वैल्यू ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, मतलब इस वैल्यू में आप वो बॉन्ड्स ले सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि हमारा इंटेंशन है कि लोग क्या करते हैं, डोनेशन कैश में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ब्लैक मनी ठिकाने लग जाती है भाई उनकी। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेंगे तो ब्लैक मनी वाली सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन्होंने ये पर्पस को देखते हुए, ये पर्पस बताते हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, एंड इसे बजट में अनाउंस भी कर दिया 2017 में, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा दी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कि ये चीज तो गलत है, क्योंकि
यहाँ पर सिर्फ बात इतनी नहीं थी कि आप एक बॉन्ड खरीद के डोनेट कर सकते हो, यहाँ पे किसने कितना अमाउंट दिया है ये चीज भी अनोनिमस रहेगी। तो यहाँ पर एनजीओ ने ये पिटिशन डाली कि ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है। यहाँ पर कौन कितना डोनेशन दे रहा है ये चीज तो गलत है। पता होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप रूलिंग पार्टी हो, आपको इतना डोनेशन मिला है, इसने दिया है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज का मिसयूज कर सकते हो। एंड एज वोटर्स हमारा भी राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 21, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का स्पिरिट। तो इन सबको देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट अभी पहुंचे ही थे कि 2018 में यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम को नोटिफाई कर दिया, स्कीम स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे पिटिशन इसलिए फाइल हुई क्योंकि इट इज एन गेटवे टू अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर डोनेट कर सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं इलेक्शंस में जो करप्शन है, जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है, ये और ज्यादा आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। आपने तो एक स्कीम के थ्रू इस चीज को सही डिक्लेयर कर दिया, जो एक्चुअली अल्टीमेटली गलत है, हमारे डेमोक्रेसी के एसेंस के अगेंस्ट गलत है। तो यहां पर पॉइंट आया सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी का कि आपकी मर्जी होगी, मतलब यहां पे कुछ प्रोविजंस डाल दिए गए जो ये बोलता है कि सिर्फ इतने ही वैल्यू पर पता लग सकता है, मोस्टली अनोनिमस रहेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वोटर्स के राइट्स को इंपैक्ट करती हैं। देन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, अगेन राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एस्पेक्ट यहां पर आ गया। एंड ब्लैक मनी का केस क्योर करना कैन नॉट बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। 19(1)(a में राइट टू इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, पर हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक मनी को क्योर करना ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जा सकता, ये पिटिशनर ने बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीज क्विड प्रो को क्या हिंट देती है। ये क्या है? बेसिकली एक टेंडेंसी दिखी कि जो भी पार्टीज जो भी कंपनीज कहीं ना कहीं डोनेट कर रही थी टू द पार्टी, तो यहां पर उन्हीं को ही कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी रूलिंग पार्टी इन द कमिंग इलेक्शंस। तो यहां पर क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन एक्सचेंज कि मैं आपको ये दे रहा हूं, इसके बदले आप मुझे ये दे देना। तो कहीं ना कहीं इस पूरी स्कीम से उस चीज का काफी ज्यादा हिंट है, इस चीज से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी ज्यादा होगी, एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम एज वोटर्स इंफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। नेक्स्ट, आरटीआई under article 19(1)(a, this would be violated, not proportionally justified to curtail fundamental rights। तो केस पुट्टास्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि प्रोपोर्शनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट, और जो जिस प्रोविजन से आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, एटलीस्ट एक प्रोपोर्शन सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर का कि ब्लैक मनी के केस को हम क्योर नहीं कर सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन डाल के, इसी चीज को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने बोला कि ये वो जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला प्रिंसिपल है उसे अपहोल्ड नहीं कर रहा है, हेंस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि आर्टिकल 20 जो कंपनीज एक्ट है उसके एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनीज क्या कर रही थी कि भले ही उनका लॉस हुआ है पर फिर भी वो यहां पर डोनेट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं टैक्स से बचने के लिए कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस और ज्यादा एग्जैजरेट हो रही थी इस स्कीम से। जो ब्लैक मनी को रोकना था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहां पे इस चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंपनीज एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए गलत है। अब कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए, जैसे कि अगर आप 3 साल से लॉस भी हो रहा है तो
पार्टी कंपनीज क्या करती थी यहाँ पर, रूलिंग पार्टी के फेवर में बहुत सारे डोनेशंस करती थी, सिर्फ इस पर्पस से कि अगर वो पार्टी आएगी, रूल में ही आएगी, तो हमारा भी फायदा करेगी और उनको ही बाद में टेंडर्स और जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो मिलते थे। ठीक है, तो वहां तो उन्होंने लॉस दिखा दिया, पर यहां पर उन्होंने फायदा ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा था। एंड अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसका एक सेक्शन है जो ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी 20,000 से ऊपर का डोनेशन है तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि किसने डोनेशन किया, किसको डोनेशन किया, एक्सेट्रा। पर यहां पे एक एक्सेप्शन डाल दी गई बाय सेक्शन 29A, ये कहते हुए कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड से 20,000 से ऊपर का भी अगर आपने डोनेशन किया है तो आप उसे अनोनिमस रख सकते हो। अब अगेन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिगड़ गई, तो इन्होंने इस चीज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, जो चेंजेस हुए थे इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड द स्कीम इटसेल्फ, इन तीनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, पूरी स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। हाल फिलहाल में भी अभी ये और ज्यादा न्यूज में आई थी क्योंकि निर्मला सीतारमन के अगेंस्ट एफआईआर हो गई थी, जहां पर एक पर्सन ने ये एलिज किया था कि एक्सटॉर्शन किया जा रहा था मुझसे। ठीक है, इसके लिए एक रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में डली थी कि आप फिर से प्लीज एक बार इस मामले को देखो ना, कहीं आपने कुछ एरर ऑफ जजमेंट तो नहीं कर दिया है, कहीं कोई फैक्ट या प्रोविजन ऑफ लॉ तो मिस आउट नहीं हो गया है। पर सुप्रीम कोर्ट वाज एडमेंट ऑन द फैक्ट कि नहीं, ये स्कीम अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस है, करप्शन को बढ़ावा ही देगी आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में एंड इलेक्शंस में, इसलिए दिस इज अल्टीमेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन सब चीजों की वजह से इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया, दैट वाज कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। आर्टिकल 21 हम सबको पता है राइट टू लाइफ बताता है, पर आर्टिकल 21 भले ही 14-15 वर्ड्स का है, पर इसमें अगर केसेस गिनने बैठूं तो कम से कम भी 60-70 अच्छे खासे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो यहाँ पर राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट राइट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हमें आर्टिकल 21 के थ्रू प्रोवाइड कर चुका है। और अब उसने प्रोवाइड किया कि अगर क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इंपैक्ट्स हो रहे हैं तो वो भी हमारा, उसके अगेंस्ट भी हमारा एक कहीं ना कहीं डिग्निफाइड लाइफ का राइट इंपैक्ट हो रहा है, एंड हेंस आर्टिकल 21 के तहत ये राइट कैन बी अपहेल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर मुद्दा सारा ये हुआ था रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कि उनका हैबिटेट नहीं बच पा रहा था, गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसीज ट्राई की, कितने तरीके से उन्हें कंजर्व करने का ट्राई किया, बट स्टिल वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में चले गए थे। तो अल्टीमेटली कोर्ट में मामला पहुंचा एंड कोर्ट ने ये बोला कि बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आर्टिकल 21 के और आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 21 तो हमें समझ आता है कि डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, पर आर्टिकल 14 क्यों? आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि अगर आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो कि कोई पर्सन सिटी में रह रहा है वर्सेस कोई पर्सन समुद्र के किनारे पे उसका घर है या उसका बिजनेस है वहां पर, या फिर आप ऐसी ट्राइब्स की बात करें जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कर रहा है तो ज्यादा किसको इंपैक्ट करेगा? सिटी वालों को या फिर उन लोगों को जो सी के पास हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं? ऑब्वियसली उनको। तो यहां पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 वॉयलेट कर रहे हैं हम उन लोगों का। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर किसी के पास राइट टू लाइफ है, लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड इसलिए क्योंकि अगेन फॉरेस्ट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, वो सी लेवल्स बढ़ने की वजह से लोगों का लाइवलीहुड इंपैक्ट होता है, बहुत से लोगों को टाइम टू टाइम अपने प्लेस शिफ्ट करने पड़ते हैं ताकि वो इस चीज को मतलब इस चीज से संभल सके, उनका पूरा का पूरा लाइफ डिस्टॉर्ट हो जाता है इस चीज की वजह से। तो उन लोगों का हक भी कहीं ना कहीं हम छीन रहे हैं। किसी भी पर्सन के पास हक है
फॉर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ एंड वेलबींग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी और लो कि हर दिन कितनी नई नई बीमारियां आने लगी है ना, राइट। पर हम यहाँ पे बीइंग इन सिटीज इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, अनटाइमली रेन्स हैं, इन सब की वजह से हम यहाँ पर इतना सफर कर रहे हैं। तो एनीवन हु इज लिविंग क्लोज टू द नेचर, वहां पर उनके लिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा इन देयर वेलबींग, इन देयर हेल्थ, उनकी जो सैनिटेशन नीड्स हैं, इन सब को देखते हुए कोर्ट ने इस को आर्टिकल 21 में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला। नेक्स्ट इज माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एज वी जस्ट डिस्कस, एंड लास्टली इज राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। यहाँ पे दे हैव अ राइट कि वो अपने कल्चर, अपने लोगों को प्रिजर्व कर पाए, राइट। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके इन राइट्स को भी वॉयलेट किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली adverse effects of climate change is an important aspect of article 21। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसमें राइट टू क्लीन एयर, एनवायरमेंट एक्सेट्रा आता है। आर्टिकल 48A एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जहां पर स्टेट के ऊपर ड्यूटी डाली जाती है टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। एंड अल्टीमेटली बात आती है फंडामेंटल ड्यूटी की, क्योंकि सिर्फ स्टेट कुछ नहीं कर सकती है, वी एज सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ ड्यूटी कि हमें अपने फॉरेस्ट, अपना नेचुरल एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट प्रोटेक्ट, इंप्रूव भी करना चाहिए। तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस दिया हुआ है बिटवीन स्टेट के लिए कुछ चीजें जो मैंडेटरी है, जो डायरेक्शन है, एंड सिटीजन्स को कुछ डायरेक्शन दी गई हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करते हुए स्टेट एंड सिटीजन शुड वर्क टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ऑलराइट, next important decision was sub classification was allowed in SC/ST case। तो यहाँ पे रिजर्वेशन हमेशा से ही एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। पहले हमेशा डिबेट होता था रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया रिजर्वेशन को। तो हमेशा से एक डिबेट रहा है। उसके बाद ये बोला गया कि रिजर्वेशन ठीक है जरूरी है, पर क्या सही लोगों को मिल रहा है, क्या जिनको एक्चुअली जरूरत है उनको मिल रहा है? तो इन सब डिबेट्स को कहीं ना कहीं मेलो डाउन करने के लिए, इन सब डिबेट्स की तरफ एक फर्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ एक फर्स्ट स्टेप लिया सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में भी देयर आर अ लॉट ऑफ अनइक्वल्स। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनके साथ देयर हैव बीन एट्रोसिटीज, कि उनके अगेंस्ट इक्वालिटी नहीं हुई है, उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत है। पर इस ग्रुप के विद इन भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है या तो बिल्कुल कम जरूरत है। तो यहाँ पे विद इन द लिस्ट ऑल्सो देर आर अनइक्वल्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का डिसीजन ओवर रूल किया। यहाँ पर 7 जज बेंच में 6:1 मेजोरिटी के साथ इस सब क्लासिफिकेशन को अलाउ किया। तो ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि डेटा के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी इनइक्वालिटी है विद इन द ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप्स है। मतलब अगर ये एक कैटेगरी है तो इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, लेट्स से ये सब कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरीज को सबको इक्वल, एक समानता से ही जरूरत है रिजर्वेशन की, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। बट अब इन्होंने इस चीज को ओवर रूल कर दिया है। अब इन्होंने बोला है कि नहीं, विद इन द ग्रुप ऑल्सो इनइक्वालिटी है, होमोजेनिटी नहीं है। अब यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात आई, क्योंकि ये बोला गया कि ये तो आर्टिकल 341 या 342 को वायलेट करेगा,
कैसे? क्योंकि यहाँ पर सब कैटेगराइज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना डेटा कलेक्ट करेंगी। डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस कैटेगरी को ज्यादा जरूरत है रिजर्वेशन की किसको कम है। तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 341 में एक पावर है कि वो ऑथराइज है डिक्लेयर करने के लिए कि कौन एससी में आएगा, कौन एसटी में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क आया कि प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो प्रोवाइड करता है कि एडवांसमेंट ऑफ एससी एसटी एंड एससी बीसी कोई भी प्रोविजन बनाया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली 16 क्लॉज 4 जो अलाउ करता है रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट। राइट, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहां पर ये बोला कि हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल डेटा यही रिफ्लेक्ट करता है कि वो होमोजीनियस ग्रुप तो नहीं है। जो 2004 में बोला था वो चीज यहां तो नहीं है। एंड उन्होंने स्टेट्स को अलाउ किया कि आप कैटेगराइज कीजिए एससी एंड एसटी को, ठीक है, सब कैटेगराइज आप कीजिए। एंड एक पॉलिसी भी बनानी चाहिए। अभी तक ये चीज आई नहीं है, पर उन्होंने डायरेक्ट किया स्टेट्स को कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जैसे ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को एससी एसटी कैटेगरी में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि विद सो मेनी इयर्स अहेड ऑफ, ऑलमोस्ट 75 इयर्स अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनका अपलिफ्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, या फिर अब वो इतने केपेबल बन चुके हैं थ्रू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कि वो अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज वहां से रीडायरेक्ट करके उधर यूज करने चाहिए जहां उनकी जरूरत है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। ऑल्दो अभी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं आया है, बट इट वॉज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रखा। आर्टिकल 14 का कहीं भी वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 कहता है कि देयर कैन बी, basically it says right to equality and there is equal protection of law and equality before law। तो equal protection of law क्या कहता है? equal protection of law कहता है कि एक reasonable classification can be allowed, राइट। तो यहां पर भी कोर्ट यही कह रहा है कि हम भी तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं ना। जिस हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है रिजर्वेशन का? अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट, अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज जिन्हें बेनिफिट्स की जरूरत है थ्रू रिजर्वेशन। तो हम उसी पर्पस को ही तो फुलफिल करने के लिए सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज उन्होंने बोला कि हम आर्टिकल 341 का भी वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अल्टीमेटली तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि वो एससी कैटेगरी में आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। पर स्टेट्स को हम सिर्फ ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी में कौन आएगा, वो पावर हमेशा प्रेसिडेंट की थी और प्रेसिडेंट की ही रहेगी। बस अब स्टेट्स को ये डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलना है। और कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि आप किसी भी कैटेगरी को 0% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे हमने यहां बात की थी कि ये 6 सब कैटेगरीज है, ठीक है, अभी मान लो 15% में इन सबको सेम मिलता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, कि सबको 3-3% मिलता है। अब हम ये कर सकते हैं डेफिनेटली, अब ये किया जा सकता है कि इस कैटेगरी को 2% दे दिया, इसको 4% दे दिया, इसको 1% दे दिया, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर हम ये नहीं कर सकते कि किसी कैटेगरी को बिल्कुल ही 0% दे दे कि इसको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो फ्रॉम द लिस्ट, किसी को भी कंप्लीटली डिप्राइव नहीं किया जा सकता, लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते, भले ही थोड़ा, पर आपने हर सब कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन देना है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट अगेन इसे एज अ पॉलिटिकल वेंडेटा ना ले, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर पाए, तो वो एक डेफिनेटली चैलेंज है। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा है एंड आपके लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्रोविजंस कैन बी इंपॉर्टेंट। Moving further, another landmark decision of this
पर्टिकुलर ईयर वाज पॉक्सो के प्रोविजंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बाय सेइंग कि डिक्लेयरिंग स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्राइम। सो यहाँ पर पॉक्सो पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। सो पॉक्सो के प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था दैट एनी चाइल्ड बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल 18 साल से अगर कम है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो उस के ऑफेंडर को बहुत स्ट्रिक्टली पीनलाइज करा जा सकता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाई जा सकती है। ठीक है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 15 कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अगर कोई भी डील कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है, राइट। पर एक कंट्रोवर्सी आई एंड दैट कंट्रोवर्सी वाज सेकंड, right, so the controversy was in S Harish case. So S Harish was a person जहां पर उन्हें ये बोला गया कि ये पर्सन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में डील करता है, राइट। एंड इनका केस पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में। अब मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई पर्सन के फोन में सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुछ वीडियोस हैं तो यहाँ पर वो पॉक्सो के तहत कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड करना या ऐसी वीडियोस को देखना अपने आप में ऑफेंस नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, राइट, अपने आप में ऑफेंस नहीं है, नॉट पर से का मतलब होता है अपने आप में। ठीक है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप कोई भी पर्सन उस चीज को कमर्शियली यूज करने की कोशिश करता है या उस इंटेंट से अपने पास वो स्टोर करके रखता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि कमर्शियल इंटेंट है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को होल्ड करना ऑफेंस है, अदरवाइज सिर्फ डाउनलोड करना या देखना नहीं। तो यहां पर जस्ट राइट्स फॉर चाइल्ड अलायंस एक एनजीओ है जो चाइल्ड के राइट्स के लिए काफी ज्यादा काम करता है, ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने ये बोला कि मद्रास हाई कोर्ट ने अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया है क्योंकि ये डिसीजन करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। एंड यहां पर जो पॉक्सो का अल्टीमेट रीजन था, ऑब्जेक्टिव था, वो था बच्चों को प्रोटेक्ट करना। आपने इतना नैरो इंटरप्रिटेशन करके लोगों को कहीं ना कहीं फ्री कर दिया, लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो से दूर कर दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न किया और ये कहा कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे पोजेस करना, स्टोर करना, ऐसे किसी भी मटेरियल को जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व हैं इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ये ऑफेंस माना जाएगा पॉक्सो के सेक्शन 15 के तहत और सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट के तहत। तो दोनों ही एक्ट्स के अंडर यहां पर बोला गया कि सजा दी जा सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हम जो अगर हम सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो देखें तो सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो के हर प्रोविजन को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, एक साथ नहीं, क्योंकि हर प्रोविजन में मेंजरिया क्या होता है, किसी भी पर्सन का क्या गिल्टी माइंड है, तो हर उसके लिए मेंजरिया इज डिफरेंट और उन्होंने इन सब चीजों को इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला सेक्शन 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर डिलीट, डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट नहीं करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, दैट इज इन पोजेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। तो यहां पर फ्रॉम दैट फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट हम किसी पर्सन का इंटेंशन डिड्यूस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई एक्चुअली उस चीज को ट्रांसफर कर रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वो वीडियो या फिर वो कंटेंट पहुंच रहा है, तो वो चीज भी अपने आप में क्या है, इस प्रोपोगेशन, डिस्प्ले या डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या मानेंगे, इंटेंशन मानेंगे। तो यहां पर एक्ट मतलब सही स्टेप ना लेना इंटेंशन था, यहां पर उसे आगे फॉरवर्ड करना इंटेंशन था। 15 क्लॉज 3 में कमर्शियल इंटेंट अगर आपका है तो वो एक इंटेंशन है। मद्रास हाई कोर्ट ने तीनों ही प्रोविजंस को एक साथ पढ़ के ये बोल दिया कि कमर्शियल इंटेंट नहीं है तो बात नहीं है।
अब यहाँ पे उस केस को फिर से रीओपन किया गया क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि हम 15 क्लॉज 3 में नहीं ला सकते हैं केस को, पर 15 क्लॉज 1 में तो ला सकते हैं ना, कि फोन में अगर वो वीडियो था, कंटेंट था ऐसा जहां पे माइनर्स वर इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज, वहां पर व्हाई डिडंट यू रिपोर्ट सच कंटेंट, या फिर आपने उसे डिलीट क्यों नहीं किया, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स कोर्ट ने रखे। एंड सेक्शन 67B क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिसेमिनेशन, मतलब कि आप बांट रहे हैं, सिर्फ उसको पनिश नहीं कर रहा है, पर अगर कोई पर्सन क्रिएट कर रहा है, पोजेशन में है, प्रोपोगेशन कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है ऐसा मटेरियल, इसको भी पनिश करता है। तो पॉक्सो के सेक्शन 15 के प्रोविजंस और सेक्शन 67B के प्रोविजंस के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी अब देखना, स्टोर करना भी अपने आप में ऑफेंस है, कमर्शियल इंटेंट हो या ना हो उसके बावजूद भी। कोर्ट ने और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बोले, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी एक ऑब्लिगेशन डाला कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आपके पास मतलब आता है तो यहां पर एक सेफ हार्बर क्लॉज होता है। सेफ हार्बर क्लॉज क्या कहता है कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्रोटेक्टेड है। अगर कोई यूजर आके कोई कंटेंट डाल रहा है तो गलती सोशल मीडिया की थोड़ी है, मतलब उस प्लेटफॉर्म की थोड़ी है, इंस्टाग्राम की थोड़ी है कि उन्होंने एक कंटेंट डाल दिया। पर कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि अगर ऐसा कोई कंटेंट आता है तो इवन सेफ हार्बर क्लॉज वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू। तो आपको ऐसे प्रॉपर प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रॉपर टेक कंप्लायंसेस करने चाहिए जिसकी वजह से आप इन चीजों को होने से बचा सको। देन कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला कि एक ऑर्डिनेंस इशू करके जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म है, इस टर्म को चेंज करना चाहिए। इस टर्म को चाइल्ड सेक्सुअली एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल कह के कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिससे एक्चुअली वो कितना ग्रीवियस है, कितना ग्रेव ऑफेंस है उस चीज का पता लग पाए। एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने ये भी बोला दैट सेक्स एजुकेशन इज नीड ऑफ द आवर। अगर कोई पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व है, अगर कोई पर्सन इस चीज का अक्यूज्ड है, तो उसके लिए प्रॉपर उसे साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करवाए जाने चाहिए। एंड कोई अगर इस चीज का विक्टिम है तो उसके लिए भी प्रॉपर रिहैबिलिटेटिव चीजें होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करते हुए कोर्ट ने अगेन बहुत ही अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो है उसे uphold kiya. So this was all about today's session. I hope you enjoyed and understood all the points. I'll see you very soon with another such session. Till then, take care and keep practicing.